आइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रुप 2 का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे करीबन 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर बड़ा सम रहेगा तो दे कैन गिव इट फॉर 15 मार्क्स और छोटा सम रहेगा तो 10, राइट? आइए, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आपने पार्टनरशिप का वी हैव ऑलरेडी डन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? बेसिकली आप सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बेच देते हैं, जो भी बैलेंस बचता है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में फाइनल सेटलमेंट दिखा देते हैं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। कंपनीज ऐसे डिसॉल्व नहीं होगा। कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए पहले आपको उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। लिक्विडेट मतलब सेलिंग ऑल एसेट्स एंड पेइंग ऑल लाइबिलिटीज। उसके बाद आपको लीगली उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, बिकॉज कंपनी लीगली तैयार करनी पड़ती है। इनकॉर्पोरेशन आप लोगों ने सुना है, तो कंपनी का लीगल जन्म होता है, लीगल, तो उसको लीगली आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो लीगली डिस्ट्रॉय आप तभी कर पाएंगे जब आप सेल all assets and then pay all liabilities and members। उसके बाद आपको लीगली आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। मेंबर्स मतलब ओनर्स। तो सर अगर मान लीजिए ये मेरा घर है, इस घर को मेरे को तोड़ना है, पहले इस घर में जो लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा, जो सामान है उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा। अगर कोई लोन आउटस्टैंडिंग है तो सेल करने के बाद, राइट, आपको एसेट्स बेचना पड़ेगा। सेल करने के बाद आपको पे लाइबिलिटीज। उसके बाद आपका इस घर के प्रति, अब ये घर खाली हो जाएगा, घर के प्रति कोई लाइबिलिटी नहीं है, देन आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले आपको घर में जो भी एसेट्स वगैरह है उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा, सारा लाइबिलिटीज आपको चुकाना पड़ेगा, एंड उसके बाद यू कैन ब्रेक इट विद एन हैमर एंड डिस्ट्रॉय इट। उसके पहले नहीं। तो सिमिलरली कंपनीज के केस में भी होता है। कंपनी क्योंकि लीगली इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने, तो उसका लीगली डिस्ट्रक्शन इज कंपलसरी। सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव रियलाइज्ड ऑल एसेट्स एंड यू हैव पेड ऑल लाइबिलिटीज, एंड कुछ भी अगर सरप्लस बचेगा तो वो आप मेंबर्स को दे देंगे। उसके बाद आप उसको लीगली उसको एंड करेंगे, दैट इज डिसोल्यूशन। इज दैट फाइन? चैप्टर का बैकग्राउंड क्लियर है? कंपनी लॉ में एक चैप्टर है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, जहां पे आप इससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे, बट अपने को खाली अकाउंटिंग एस्पेक्ट से डील करना है। वी डोंट हैव टू डील विद द कंपनी लॉ एस्पेक्ट। इस चैप्टर में क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे? एक हमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कई बार क्या होता है, वाइंडिंग अप दैट इज लिक्विडेशन इज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, एंड कोर्ट कब ऑर्डर करता है लिक्विडेशन? जब कोई कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है, या कंपनी ने आरओसी का फाइलिंग नहीं किया पिछले 5 कंसेक्यूटिव ईयर से, या कंपनी ने कोई कानून को ब्रेक किया है, या कंपनी का शेयर होल्डर, या कंपनी खुद, या कंपनी का कोई और इंटरेस्टेड पर्सन लिक्विडेशन के लिए कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल किया है।
तो इन दैट केस व्हेन अ पिटिशन इज बीइंग फाइल्ड बाय द कंपनी टू लिक्विडेट, तब कोर्ट ऑर्डर देता है कि मैं आपका कंप्लेन तभी रजिस्टर करूंगा जब आप एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करेंगे। नाउ ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम लोग ये दिखाते हैं कि अपने सारा एसेट को बेचेंगे तो ये रुपया मिलेगा, एंड सारा लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा, तो लास्ट में जो बचेगा दैट इज सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इज दैट फाइन? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाना पड़ता है? जब वाइंडिंग अप इज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, एंड कोर्ट कब वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा? या कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता हुआ पकड़ा जाएगा, या आपने आरओसी का फाइलिंग नहीं किया है पिछले 5 कंसेक्यूटिव ईयर से, या आपने कोई लॉ का वायलेशन किया है, या कोई पिटीशन फाइल किया है। पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है? कंपनी खुद कर सकती है, उसके शेयर होल्डर कर सकते हैं, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी कर सकता है, आरओसी भी कर सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो जब पिटीशन कंपनी फाइल करेगी तब कोर्ट उसका कंप्लेन तभी रजिस्टर करेगा जब एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ उस कंप्लेन को अकंपनी किया गया है। इज दैट फाइन? हाँ, इससे रिलेटेड बाकी सारा प्रोविजंस आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, बट हमने को कंपनी लॉ का एस्पेक्ट यहां डिस्कस नहीं करना है, वो आपके कंपनी लॉ के टीचर आपसे खूबहू क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सर अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाना पड़ता है? जब कंपनी द्वारा पिटीशन फाइल किया गया कोर्ट को फॉर वाइंडिंग अप, तब अपना पिटीशन के साथ में उन लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकंपनी करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ये दिखाया जाता है कि हमने सारा एसेट्स को ये दाम में बेचेंगे, सारा लायबिलिटी को इस तरीके से हम लोग पेमेंट करेंगे, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ये बचा है, ये बचेगा। सेकंड, जब भी कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सारा चार्ज डायरेक्टर से ले लिया जाता है, सारा पावर्स डायरेक्टर से ले लिया जाता है और लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो अगर आप लिक्विडेटर को अपॉइंट किए तो लिक्विडेटर लास्ट में, तो ये सारा एसेट बेचने और लायबिलिटी पेमेंट का जिम्मेवारी लिक्विडेटर का है। तो लिक्विडेटर एक तो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जमा करेगा। इज दैट फाइन? हाँ, जैसे पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन में आप लोग देखेंगे कोई एक पार्टनर को इंचार्ज बनाया जाता है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, आप डायरेक्टर से सारा पावर ले लेते हैं और लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देते हैं। लिक्विडेटर सारा एसेट्स को बेचेगा, सारा लायबिलिटीज को पे करेगा वन आफ्टर द अनदर, एंड लास्ट में वो एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बना के जमा देके जाएगा। तो बेसिकली ये टी फॉर्मेट में बनता है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट है, राइट हैंड साइड में पेमेंट होता है। सारा एसेट्स को बेच के जो जो आया वो यहां पर लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज्ड। सारा लायबिलिटीज को पे यहां होगा, बाकी का जो सरप्लस बचेगा, सरप्लस गिवन टू शेयर होल्डर। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है, मैं डिटेल में बात करूंगा बेटा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। I will explain to you in detail. ठीक है, तो मेरे को फिर बताइए सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर व्हेन कंपनी फाइल्स पिटिशन टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप must
accompany petition with स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जहां पे कंपनी बताती है हमारे पास ये सब एसेट है, इसको मैं इस दाम में बेचूंगा, ये सब लाइबिलिटी है, इसको ऐसे ऐसे पेमेंट करूंगा, बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को सरप्लस। जब भी आप लिक्विडेशन करते हैं तो आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स का सारा पावर लिक्विडेटर के हाथ में आ जाता है। फिर लास्ट में लिक्विडेटर जाते जाते अपना पूरा हिसाब किताब देके जाएगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। टी फॉर्मेट में बनता है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में सारा रिसीप्ट्स, राइट हैंड साइड में सारा का सारा पेमेंट्स। इज दैट फाइन? नेक्स्ट, नंबर 3, एक निकालना पड़ता है लाइबिलिटी ऑफ लिस्ट बी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये 3 सवाल पूछ सकता है। दे विल आस्क यू दीज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? आइए नाउ, लाइबिलिटी सारा एसेट्स तो रियलाइज हो जाएगा। जब आप लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ करेंगे। कोई एसेट को बेचते वक्त किसी को कोई दलाली देना पड़ा तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद जो लिक्विडेटर आपने अपॉइंट किया वो रेम्यूनरेशन लेगा, बिकॉज सारा काम वो कर रहा है, तो उसका रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एसेट रियलाइज्ड और पेमेंट टू लाइबिलिटीज और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपको जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उस टाइप से अपने दिखा देंगे। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में भी एक सम था, आपने शायद किया होगा, 5th या 6th क्लास में हमने किया था, जहां पे एक पार्टनर को अपॉइंट किया गया था एंड वो पार्टनर को ऑन द बेसिस ऑफ एसेट रियलाइज्ड उसको कमीशन मिल रहा था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल पेमेंट टू अदर पार्टनर्स उसको भी कमीशन मिल रहा था। ही वाज गेटिंग कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। तो यहां पर भी लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट रियलाइज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो वहां पर भी अपने यही था, पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन विच इज द कमीशन पार्ट। उसके बाद अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। ऐसा कोई क्रेडिटर जो स्पेसिफिकली सिक्योर्ड है, मतलब ऐसा कोई क्रेडिटर जिसको स्पेसिफिकली कोई एसेट गिरवी रखा गया है। हो गया। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का बारी आएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर होते हैं, बेसिकली दीज आर नॉट सिक्योर्ड, दीज आर अनसिक्योर्ड, बट जैसे गवर्नमेंट ड्यूज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये सब खर्चा जो है इनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया जाता है। मैं आपको ड्यू कोर्स में बताऊंगा और क्या क्या आता है। आफ्टर पेइंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद बारी आएगा डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज वाला तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ गया, फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी, राइट। 2 टाइप के डिवेंचर होते हैं, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, तो फ्लोटिंग चार्ज वाला को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद बारी आएगा जो नॉर्मल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनका, राइट। उसके बाद बारी आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद बारी आएगा इक्विटी शेयर होल्डर का। इज दैट फाइन? तो सीक्वेंस याद करने का दरकार नहीं है, हम लोग ड्यू कोर्स में सम करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको चीजें क्लियर होती जाएंगी। इज दैट फाइन? सो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टाइप 2 क्वेश्चन से, दैट इज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। Is that fine?
आइए, क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट ऑफ नो एक्शन लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर वाज एज फॉलोज। इक्विटी लाइबिलिटी दिया है, एसेट्स दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, राइट। देन वी हैव बैंक लोन, देन वी हैव 8% डिबेंचर, then we have outstanding interest on debenture, then we have secured sundry creditors, सारे क्रेडिटर्स को मिला के दिया हुआ है। एसेट में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो ये कंपनी लॉस में है तो देयरफॉर वी डिसाइडेड टू लिक्विडेट इट, राइट। लिक्विडेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट लेकिन कोर्ट कब ऑर्डर कर सकती है लिक्विडेशन के लिए? जब कोई आदमी पिटिशन फाइल करे। It can be company, it can be shareholder, it can be ROC, it can be authorized representative of central government, or it can be state central government or state government। या कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में है, या कंपनी ने आरओसी, तो इस कंपलसरी वाइंडिंग अप हो गया। इन सब केसेस में आपको अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा, और वॉलेंटरी तो आप अपना बिजनेस बंद कर ही सकते हैं। तो वॉलेंटरी में करूंगा तो हो सकता है मेरे को लॉस हुआ इसलिए मैंने किया है, राइट तो जब कोर्ट ऑर्डर करेगा, एंड ओनली इफ कंपनी हैज फाइल्ड अ पिटीशन, इन दैट केस आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तो आपको सब, भले ही कंपलसरी वाइंडिंग अप हो चाहे वॉलेंटरी वाइंडिंग अप हो, फाइनल हिसाब किताब तो आपको सबमिट करना ही पड़ेगा आरओसी को, एंड दम जाके आरओसी लीगली उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करेगी। एंड ये क्या टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 3, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इज दैट फाइन? तो लैंड एंड बिल्डिंग है, अदर फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब डेबिट बैलेंस। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कोर्ट ऑर्डर किया है, कुछ भी हो, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो सारे ही केसेस में बनेगा। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर टेकिंग अकाउंट द फॉलोइंग, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, रेम्यूनरेशन दे दिया कैलकुलेट करके 3000 10,000, राइट। उसके बाद बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाई प्लेज ऑफ स्टॉक, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। तो स्टॉक बेच के जो पैसा आएगा उससे हम लोग सीधा पहले बैंक लोन पेमेंट करेंगे, ठीक है। डिवेंचर इन इंटरेस्ट वेयर फ्लोटिंग चार्ज वाला, ठीक है। फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, तो फिक्स्ड एसेट को बेच के बुक वैल्यू मिला है, अच्छा। और करंट एसेट को बेच के 80% ऑफ बुक वैल्यू मिला है। इज दैट फाइन? आइए, तो सबसे पहले अपने बनाएंगे कंपनी का नाम दे दीजिए नो एक्शन लिमिटेड। क्या बना रहे अपने? Basically it resembles a cash book, but to by word is not written. ठीक है, आइए सबसे पहला amount realized from asset not specifically pledged। उन एसेट्स को हम लिखेंगे जो गिरवी नहीं रखा गया है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो इसमें सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड, जो कि नहीं है इस सम में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी नहीं रखा गया है, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के बोला बुक वैल्यू में ही बेचाएगा फिक्स्ड एसेट को। अदर फिक्स्ड एसेट को भी बुक वैल्यू में बेचेंगे।
स्टॉक को तो गिरवी रखा गया, वो यहां पर आएगा नहीं क्योंकि नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, स्टॉक को गिरवी रखा गया है। डेटर आएगा, लेकिन डेटर्स का 80% ही आएगा। रिमेंबर क्वेश्चन में लिख दिया, तो 1 लाख का 80%। तो इन सब का टोटल आएगा 3,05,000। अभी जो एसेट गिरवी रखा गया है उसका सरप्लस आएगा आफ्टर पेइंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये वो एसेट्स है जिनको गिरवी नहीं रखा था, तो उसको जितना जितना में बेचा, 4 ही एसेट है, लैंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर। तो लैंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, डेटर यहां गया, स्टॉक नीचे आएगा। तो स्टॉक ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो वो भी 80% में बिकेगा। तो 5,25,000 का 80% करो कैलकुलेटर में। करिए आप लोग। 5,25,000 का 80%, 4,20,000। और बैंक लोन है कितने का? 4 लाख का। इसका मतलब अपने लिखेंगे सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। तो जो एसेट गिरवी रखा गया है उसका यहां पर सरप्लस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सरप्लस। जैसे अमाउंट रियलाइज्ड कितना है? 4,20,000 लेस secured creditors 4 लाख। इज दैट फाइन? ये वो एसेट है, पहले सारा एसेट को बेचना। लिक्विडेशन का स्टेप क्या है? सेल ऑल एसेट्स। तो ठीक है, मैंने सारा एसेट्स को बेच दिया, बोला फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू में बिक रहा है, करंट एसेट 80% में बिक रहा है। तो उसमें मैंने 2 कैटेगरी कर दिया, जो गिरवी रखा गया, जो नहीं गिरवी रखा गया। तो पहले वो लेंगे जो गिरवी नहीं रखा गया, उसका पूरा पूरा आ गया। जो एसेट गिरवी रखा गया उसको बेच के जब पैसा आता है तो वो उसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को पहले पे करते हैं। तो स्टॉक को बेच के आया 5,25,000 का 80%, दैट इज 4,20 आया, माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट हो गया। तो पे होने के बाद 20,000 यहां पर बाहर में आएगा। अब इसको बाकी लायबिलिटी पे ऑफ करने में यूज करेंगे। और कहीं से कुछ पैसा आना है? नहीं। अब सारा लायबिलिटी को पे ऑफ करो। तो हमारे पास याद रखना 3,25,000 ही है। सबसे पहले पेमेंट होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। वहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था पार्टनरशिप में, यहां पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 3,000। एक्सपेंसेस के बाद में आएगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। इज दैट फाइन? वहां पे कमीशन था। अब बारी आएगी गवर्नमेंट ड्यूज की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है नहीं सब में। उसके बारी आएगी डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। 1 लाख है और उसमें 8,000 का इंटरेस्ट है, तो 1,08,000 पे ऑफ होगा। अब उसके बाद बारी आएगा, पैसा है ना 3,25 में से 13 और 1 लाख अभी पैसा है। अब बारी आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। तो सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 2 लाख। चेक कर लो भैया पैसा है कि नहीं, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 3,25,000 टोटल रिसीप्ट है, माइनस 3,000 और 10,000, माइनस 1,08,000
माइनस 2 लाख। तो अब हमारे पास 4,000 ही है। कितना बचा हमारे पास? 4,000 ही बचा हुआ है। अब ये अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देना है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही पूरा नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा ही नहीं। तो बाकी जो बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैलेंसिंग फिगर 4,000 रुपया देके नक्की कर देंगे। बस यही है हिसाब, और कहां से पैसा आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है मेरा 76,000 मांग रहा है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना 76,000 मांग रहा, 80 में से 4 ही मिला, और इक्विटी शेयर होल्डर लोग अपना 1,20,000। तो हिसाब से देखा जाए तो 1,96,000 का टोटल लॉस है। 76 का, 1,20,000 इक्विटी का, 1,96,000 का जो लॉस है उसका हिसाब देख लो। पहला पीएल डेबिट है 58,000 का, डेटर को बेचा 20,000 रुपया कम मिला, स्टॉक को बेचा 1,05,000 कम मिला, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का लग गया 3,000 और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का लग गया 10,000। ये सब तो बैलेंस शीट में था नहीं। हिसाब करो कितना हो रहा है, करिए करिए, जस्ट डू इट। आ गया 1,96,000। क्या बोले, बोलिए। तो ये हिसाब है, तो अपने को ये हिसाब नहीं दिखाना है। वी डोंट हैव टू शो दिस पार्ट। ये एक क्वेश्चन आता है जब बोलता है डेफिशिएंसी अकाउंट बना के दिखाइए, क्या ये तब बोलता है जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो पहला वाला क्वेश्चन था, तो अभी उसका बात नहीं करेंगे अपन, अभी अपने सिंपल ये चीज समझेंगे। सो इस तरीके से हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हम लोग ड्राफ्ट करके दिखाएंगे, और हम लोग को 10 में 10, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा टफ नहीं था इसमें कुछ भी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है, देख लीजिए आप लोग।